हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद मैं एमसीक्यू भी आपको करा चुका हूं। किसके? मैट्रिसेस के। अराउंड 70 to 80 एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं मैट्रिसेस के। इसके बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आप हम पे ट्रस्ट करोगे तो आपको पता होगा, आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका। आपको इसके बाहर नहीं जाना है, इसी में से आपका सब कुछ निकल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? मैट्रिसेस पे। अगर आपने ये सही से सीख लिया तो डिटर्मिनेंट बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। बिल्कुल मतलब अगर मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में भी इसको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको आपको अच्छे से डिटेल में ये भी पढ़ाया जाए। जितना आपको मैट्रिसेस पढ़ाया गया था वैसे ही डिटेल में आपको डिटर्मिनेंट भी पढ़ाया जाए। तो हो सकता है इसके भी 2 लेक्चर लग जाए, या हो सकता है तीसरा भी आ जाए इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर कोई पीडीएफ, नोट्स, कुछ डाउट्स वगैरह पूछने होते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके मतलब ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स। तो ध्यान से सुनना। पहले आपको, मुझे पता है कि 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको बेसिक बताने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, पहले बताऊंगा डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। तो याद करो, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल याद है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तब भी ठीक है, अगर आपने किसी और से पढ़ा है तब भी ठीक है। आपको इतना तो याद होगा ही कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। ये जो है, ये x, ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? y वेरिएबल। तो इसीलिए ये 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर है 1। जब पावर 1 होती है तो क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर पावर 2 हो तो सर क्या बोलते हैं? उस समय बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से आगे आगे पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन a2x इक्वल्स टू a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आपने पढ़ा होगा कि यूनिक सोल्यूशन, हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक यूनिक सोल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, एक होता है नो सोल्यूशन। तो 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ यूनिक सोल्यूशन की बात करनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में यूनिक सोल्यूशन यूज हुआ है, तो हम उसी की बात करेंगे। बाकी आगे कहीं यूज बाकी चीज़ें होंगी तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। अब यूनिक सोल्यूशन में क्या होता था? अगर आपको याद हो कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होता था। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स b1 बाय b2 होता था। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले अगर मुझे इस चीज को मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा a1 और यहां लिखूंगा a2, यहां लिखूंगा b1, यहां लिखूंगा b2, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करूंगा? x और y। ठीक है, और एक इसके बराबर आ जाएगा c1 और c2 के। ठीक है, अगर आप ऐसे चीज करोगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आएगी यही इक्वेशन। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। पहली बात ये हो गई। अब देखो, अब मुझे अगर बोला जाए, मुझे अगर क्या बोला जाए, मुझे ये चीज बोली जाए कि मुझे इस मैट्रिसेस के साथ, ये जो मैट्रिसेस है ना, ठीक है, मुझे इसके साथ, इस मैट्रिसेस को मुझे एक नंबर, मतलब 1 नंबर, ऐसे लिख लेता हूं, एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। किसी से क्या करना है? इस मैट्रिसेस को मुझे किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। सिंपल। ये चाहे 2x2 हो, चाहे ये 3x3 हो, चाहे ये 4x4 हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट के केस में जो भी आएगा हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बताऊंगा सारी चीजें। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि इस मैट्रिसेस को मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी सिंगल नंबर से, तो वो नंबर क्या होगा? वो होगा उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हमको एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। किससे करना है? एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। उसको हम बोलते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब वो यूनिक नंबर होगा क्या? यूनिक नंबर वो इसी से निकाल के आएगा। मतलब ये जो मैट्रिसेस दिया है ना आपको, इसी से कुछ ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ करके यहीं से निकाला जाएगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया? यहां पे मैंने क्या बताया? डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो यूनिक नंबर। तो यहां इसीलिए मैंने यूनिक सोल्यूशन लिया। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको यहां से दिख रहा है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको, तो आपको दिख रहा है a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकता हूं सर। ऐसा कैसा लिखा आपने? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 b1। ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब मैंने इसको यहां पे ट्रांसफर किया तो ये क्या बन गया? सॉरी, क्या बन गया? a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यही है आपका क्या? यूनिक सोल्यूशन। तो आपको डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिटर्मिनेंट के लिए यही वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। मतलब a1 b2 और a2 b1। और वो कैसे निकलेगी? a1 b2 मतलब ये, सॉरी 1 सेकेंड, a1 b2 मतलब ये है ना, ये। तो ये कौन सा होता है? ये होता है मेन डायगोनल। आपको याद है? आपको याद होगा, अगर मेन डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, कुछ भी, ये
माइनस टाइम्स ऑर्डिनरी डायगोनल, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑर्डिनरी डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट एक ऐसा यूनिक नंबर है जो एसोसिएट करता है किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस मतलब डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है, ऐसा यूनिक नंबर है जो किससे रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है। अब निकालते क्या है, कैसे हैं डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बता दिया। जैसे सपोज मेरे पास ये नंबर है A1 B1 A2 B2, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मुझे डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाएगा तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको जो मेन डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा A1 B2, माइनस लिखूंगा बीच में, और उसके बाद जो ऑर्डिनरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो A2 B1। तो जो भी सॉल्व करके यहां से वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो मेरी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेंट बोलूंगा। ठीक है, किसका, अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरीके से, या तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, ये तरीका है। यहां पे ये जो है ये मॉड नहीं है, कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड मतलब कि ये अगर कोई भी वैल्यू आती है इसकी, मॉड मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहां पे लेकिन ये मॉड नहीं है, इसको मैं बोलूंगा क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस सिंबल को मैं क्या बोलूंगा केस में, इस केस में मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो भी मैट्रिक्स का नाम है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब मुझे अगर पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट क्या होता क्या है, डिटर्मिनेंट एक ऐसा यूनिक नंबर है जो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है, और निकाला कैसे जाता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके और ऑर्डिनरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। उल्टा मत कर देना कि पहले मैं A2 B1 लिख देता हूं ऑर्डिनरी वाला, फिर मैं A1 B2 कर देता हूं, वो गलत हो जाएगा। कहां से स्टार्ट करना है, मेन डायगोनल से, और कहां पे जाना है, ऑर्डिनरी डायगोनल तक। और ये हमेशा डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा किसका निकलता है, ये आपको पूछा जाएगा कभी ना कभी, किसका निकलेगा डिटर्मिनेंट, हमेशा किसका निकलेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अब आपको अगर याद हो स्क्वायर मैट्रिक्स होता किसके बराबर है, तो आपको याद होगा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें m जो है वो n के बराबर होगा, मतलब या तो 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, कभी भी 2x3, 3x1, 3x4, 2x4, इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलेगा। पहली बात आपकी ये हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब डिटर्मिनेंट कैसा भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट आपका रियल नंबर भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर हमको नहीं है सिलेबस में, ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। कोई है बच्चा ऐसा कि जिसको ना समझ आया हो, अब होगा भी तो कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि आप लाइव क्लासेस तो ले नहीं रहे। अब देखो लाइव क्लासेस में मैं ले सकता हूँ, लाइव क्लासेस मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन उसके लिए आपका उतना सपोर्ट भी तो चाहिए। मैं लाइव क्लास ले लूंगा, उसमें बच्चे ही 2 आएंगे, उसका क्या फायदा है उस चीज़ का, आप वहां पे भी डाउट नहीं पूछोगे, उसका क्या फायदा है। देखो मुझे पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाने के लिए भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होगी ना, तो मेरी मोटिवेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो पैसा, ठीक है, या तो मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूं जो कि मैं नहीं ले रहा, दूसरा आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपका ट्रस्ट। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए मोटिवेशन के काम करती हैं। और ये आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, हमें कैसा पता चलेगा कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप हमको सपोर्ट कर रहे हो। आप चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो ताकि हमको, और कमेंट करके एटलीस्ट मुझे बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव सपोर्ट करो, आप नेगेटिव भी करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो पता चलेगा ना मेरे में क्या कमी है, एटलीस्ट मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश तो करूंगा। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, जब तक आप वो ट्रस्ट शो नहीं करोगे, जब तक आप वो सपोर्ट शो नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे किस तरह का आगे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप पैसे वाले के पास जाना चाहोगे तो मुझे वो भी कोई इशू नहीं है, तो मैं पेड बैच भी स्टार्ट कर सकता हूं। उससे उन लोगों को नुकसान हो जाएगा जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और फ्री पढ़ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, पेड बैच लाना होगा तो मैं वो भी ला लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सपोर्ट जो है वो करते रहा करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया ना वो मैंने सारा यहाँ पे रिकॉल करके यहाँ पे एज ए नोट फॉर्म में लिख दिया। ये नोट फॉर्म तो सबको याद रखनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वो बच्चे जो ये नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पे, वो नहीं याद रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर ए मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है ABCD, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। मतलब ये मॉड नहीं है, इसको बोलेंगे क्या, इसको अब दिख रहा चाहे आपको ये मॉड है, लेकिन बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जो भी ए का जो भी मैट्रिक्स है उसको भी हम इसी के अंदर रखेंगे और सॉल्व करके क्या आएगा, पहले प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, फिर माइनस बीच में और ऑर्डिनरी डायगोनल को मल्टीप्लाई। और दूसरा पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। बिना स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। इतना तक आपको समझ आ गया अगर, तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट, अब मैं इवैल्यूएट कहाँ लिखूंगा, छोड़ो, आपको क्या है,
मैं ये डिटर्मिनेंट निकालना है, आपके पास वैल्यू है 2 4 1 और 2, ये है, इसका क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या है सर, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है ये, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 1 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। सर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सर एक और क्वेश्चन दे दो, मजा आ रहा है सर, आसान सा लग रहा है, चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये 2 सर कोई मुश्किल सा 2 सर, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x माइनस 1। हाँ सर अब थोड़ा सा फिर मजा आ रहा है सर, आपने अब आप मत बोलना, हमको पता है कि पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल डायगोनल वाले को, मतलब x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। हाँ सर समझ गए। उसके बाद सर बीच में आएगा माइनस, बिल्कुल सही सर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है सर इतना ही रहने दें क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है, और करो आगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे भी करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, बीच में क्या है माइनस, इसको करूंगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, दोबारा इसको इससे करूंगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, क्यों, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस 2x बन गया। तो सर क्या ऐसा भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है डिटर्मिनेंट, ऐसा कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है कि कुछ नहीं आ सकता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो रियल भी आ सकती है, वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकती है। इतना समझ अगर आपको आ गया तो मैं बढ़ता हूं कहां पे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, किस पे, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2, अब मैं पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है सर। आपने 2x2 मैट्रिक्स तो आसान था तो इजीली बता दिया, अब सर बता के बताओ, अब सर पढ़ा के बताओ, ये तो मुश्किल मैट्रिक्स है, ये 3x3 है, तो ये कैसे करोगे सर। देखो पहला एलिमेंट क्या होता है a11, फिर a12 a13 a21 a22 a23, नेक्स्ट a31 a32 a33। सर ये आपने कैसा लिखा, एक बार हमको फिर से बता दो, हम लोग भूल चुके हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1 हो गया। ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो का मतलब 1 और सेकंड कॉलम का मतलब 2। ये फर्स्ट रो ही चल रही है तो पहले क्या आएगा 1 a1, और ये थर्ड कॉलम है तो क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली ये थर्ड रो है तो पहले क्या आएगा 3, और कॉलम कौन सा है पहला, तो क्या आ जाएगा 1। इसीलिए इसी तरीके से मैंने ये सारे लिखे। हाँ सर अब समझ आ गया हमको। सर लास्ट टाइम आपने क्या बोला, लास्ट टाइम आपने ये बोला कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करो, वहां तो 2 टर्म्स थी तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तो 3 टर्म्स है, अब क्या करें सर, अब तो फंस गए, अब क्या करेंगे, यहां पे भी 3 टर्म्स है तो क्या तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है क्या, नहीं, यहां पे तरीका थोड़ा सा अलग है। हमारे पास 6 तरीके हैं जिससे मैं मैट्रिक्स को निकाल सकता हूं 3/3 को, ठीक है 6 मेथड्स हैं मेरे पास जिससे मैं 3/3 मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूं, इसका डिटर्मिनेंट क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। लेकिन मैं 6 तरीके आपको 6 के 6 नहीं करवाने वाला हूं, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है, आप जिस तरीके से मर्जी करो। तो ध्यान से मुझे 2 से 5 मिनट और दे दो ताकि आपको डिटर्मिनेंट पूरा तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो क्या बोला मैंने, 6 तरीके हैं। 6 तरीके कैसे हैं, मैं चाहूं तो रो 1 को पकड़ सकता हूं, ठीक है, मैं क्या चाहूं, अगर मैं चाहूं तो रो 1 से स्टार्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो रो 2 से स्टार्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो रो 3 से स्टार्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कॉलम 1 से कर सकता हूं स्टार्ट, कॉलम 2 से कर सकता हूं, कॉलम 3 से कर सकता हूं। इसीलिए मेरे पास कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। लेकिन क्या मैं 6 तरीके से पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको ज्यादा कंफ्यूज करना मेरा मकसद नहीं है, आपको मैं एक तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर मैं रो 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ये मिटा देता हूं बाकी वाले, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करना। तो अगर मैं रो 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, रो 1 से स्टार्ट करने के लिए किसी भी इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब मुझे निकालना है 2/2 से ज्यादा होगा तो 2/2 में भी वही मेथड यूज होगा, लेकिन हम करते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इजीली हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ता नहीं हूं ज्यादा। क्या करना है, सबसे पहले -1 की पावर क्या करना है, एलिमेंट देखो कौन सा है, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, A11 से, एक सेकेंड रुको जरा, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, A11 से। तो A11 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका सुफिक्स, ठीक है, A11 का सुफिक्स मतलब I और J की वैल्यू क्या है, 1 है और 1 है दोनों की, तो यहां पे क्या आ जाएगा I प्लस J, -1 की पावर I प्लस J। तो -1 की पावर I प्लस J मतलब -1 की पावर 1 + 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2, और वो होता क्या है 1। समझ आया आपको क्या बोला मैंने, ऐसा मैंने क्यों किया वो भी आपको बताऊंगा, आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये याद रखो सबसे पहले ये लिखा मैंने -1 की पावर I प्लस J। तो अब मैं नीचे लिखता हूं जरा, मैंने क्या लिखा, -1 की पावर I प्लस J मैंने लिखा। तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, इस एलिमेंट से। तो जब मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ये वाली रो छोड़ देता हूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो भी छोड़ देता हूं।
समझ आया क्या बोला? जहां से मैं स्टार्ट करता हूं वो वाली रो मैं छोड़ देता हूं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो वाली कॉलम मैं छोड़ दे रहा हूं। अब मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास जो बच रहा है वो लिख रहा हूं। क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33, ये बच रहा है। बस हो गया खत्म। ये आपका एक एलिमेंट आ चुका है, मतलब एक नंबर आया अभी। अब क्या करूंगा? अब ये बन गया दोबारा क्या 2 क्रॉस 2 का, तो क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई, माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई, बस आ गया। ये एक हुआ अभी, अभी एक टर्म आई। इतना समझ आ गया आपको? एक टर्म का समझ आ गया। अब ध्यान से देखो आगे। अब देखो, जब मैं रो से स्टार्ट कर रहा था तो पहले वाले का काम खत्म हो गया। अब मैं कहां आऊंगा? सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट में जब मैं आया तो दोबारा से मैं क्या करूंगा? -1 की पावर i प्लस जे। यहां पे i कितना है? यहां पे i है 1 और j कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं करूंगा तो -1 की पावर 1 प्लस 2 आएगा। 1 प्लस 2 मतलब 3, तो -1 की पावर 3 जब करूंगा तो यहां पे क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, इतना समझ आया? लेकिन मैं लिख यही रहा हूं आपको, अभी मैं ये चीज नहीं बता रहा, अब मैं इतना ही लिख रहा हूं ये। अब क्या हुआ? जैसे मैंने ऊपर छोड़ा था तो यहां पे भी मैं जिस कॉलम से स्टार्ट कर, जिस रो से स्टार्ट कर रहा हूं वो रो छोड़ दी, जिस कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूं वो कॉलम छोड़ दी। अब मेरे पास क्या एलिमेंट बचे पीछे? एक बचा ये A21, इसके साथ इस रो में और क्या बचा? A23, इस कॉलम में क्या बचा था? A31, और यहां पे क्या बचा था? A33। तो यहां पे आपके पास दोबारा से 2 क्रॉस 2 आ गया, तो यहां से भी पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, ये 2 आ गई। अब चलना है आपको तीसरे की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना दोबारा। अब तीसरे की तरफ चलना है, तो देखो ध्यान से। जब तीसरे की तरफ चलूंगा तो अब मेरे पास इसका काम खत्म हो गया, दो का काम खत्म हो गया, अब तीसरे का काम आ गया। तो दोबारा तीसरे के लिए मैं क्या करूंगा? -1 की पावर i प्लस जे। तो यहां पे i क्या है आपका? 1 और j क्या है आपका? 3। तो 1 प्लस 3 करूंगा तो 4, -1 की पावर 4 करूंगा तो +1 ही आ जाएगा। तो इस कॉलम को छोड़ दूंगा क्योंकि अब मैं 1 3 की बात कर रहा हूं, और इस रो को भी छोड़ दूंगा क्योंकि 1 3 की बात कर रहा हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले जो भी है। तो बचे क्या मेरे पास? A21, A22, A31 और A32। दोबारा से क्या बन गया? 2 क्रॉस 2। तो अब क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब जो तीनों से निकाल के आया, इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, तीनों को क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे ज्यादा आपको वो नहीं पूछने वाले। अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा तो ये उससे भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो वाला इससे भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना आपको नहीं पूछने वाले। आपको 3 क्रॉस 3 तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा आपको बड़ा नहीं पूछेंगे वो। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रो 2 से स्टार्ट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो 1 से करो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 1 से करो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ज्यादा मतलब कंफ्यूज होना क्यों है? आप रो से ही स्टार्ट करो ना। पहले नंबर से स्टार्ट किया तो पहले वाली रो, सॉरी पहले नंबर से स्टार्ट किया तो पहले वाली रो और पहले वाली कॉलम छोड़ दी, जो बाकी बचा वो हमने यहां पे लिख दिया और उसका क्या निकाल दिया? डिटर्मिनेंट। फिर हमने दूसरे नंबर पे आ गए तो जो रो थी वो वाली वो छोड़ दी, दूसरे नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम था वो छोड़ दिया। बचा क्या? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, वो हमने लिख दिया। इसका क्या निकाल दिया? डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर वाला जो ये था, तीसरा वाला नंबर था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो थी वो छोड़ी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम था वो छोड़ दिया। जो हमारे पास मैट्रिक्स बचा उसको लिखा और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तीनों को ऐड किया और हमारे पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूं, एक आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेता हूं, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। उसके बाद आई होप आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद आपको वो नहीं आएगा, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। इतना आपको बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग, फिर मैंने वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। या तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की सपोर्ट जो है वो कम होने लगेगी। पहली वीडियो जो है वो 1000 लोग देख रहे हैं, दूसरी वीडियो जो है वो 200-300 लोग देख रहे हैं, तो मुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ये मेरे पास मैट्रिक्स है एक ए। मुझे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और याद रखो मैं इस तरह से भी, डेल जो एक साइन है, मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं किस हिसाब से चलता हूं, क्योंकि मैंने रो के हिसाब से पढ़ा हुआ है तो मैं रो के हिसाब से चलता हूं। सबसे पहले आएगा पहला एलिमेंट। एलिमेंट से पहले हमेशा मैं क्या लिखता हूं? -1 की पावर। ये कौन सा एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला है, तो -1 की पावर i प्लस जे होता है। i प्लस जे मतलब 1 + 1। ये आया। जब ये आया तो मैं क्या करता हूं? इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं। क्या बचेगा मेरे पास? 2 2 3 3। तो इसके साथ मैं क्या लिख देता हूं यहां पे? 2 2 3 3। इतना समझ आया? ठीक है जी। उसके बाद प्लस, इसका काम खत्म, इस वाले का काम खत्म हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ूंगा इस वाले पे, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा दोबारा? -1 की पावर i प्लस जे। अब ये फर्स्ट रो ही है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो i प्लस जे कितना आएगा? 3। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा? यहां पे लिख देता हूं 1 + 2। तो जब मैंने इसको छोड़ा तो क्या बचा? 5 2 7 और 3। तो यहां पे क्या बचेगा?
5, 2, 7 और 3 बच गया। ठीक है जी, इसका काम भी हो गया। अब मैं इस पे आ गया, ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो दोबारा से मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको मैंने छोड़ा, इसको छोड़ूंगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली रो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है, इसको छोड़ा तो बचेगा 5, 2, 7, 3। क्या बचेगा, 5, 2, 7, 3, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ये 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2, -1 की पावर 2 मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो 6 - 6 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां से। प्लस ये -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, -1। ये 5 × 3 15, 7 × 2 14, तो 15 - 14 कितना हो गया, 1, तो -1 × 1 आ जाएगा। इतना समझ आया। ठीक है, यहां पे पावर कितनी है, 4, तो इसका मतलब -1 की पावर 4, तो +1 नहीं आएगा, +1। यहां से करूंगा 5 × 3 15, 7 × 2 14, तो 15 - 14 कितना हो गया, 1, तो यहां से भी आंसर कितना आएगा, 1। तो आंसर लास्ट में कितना आया, -1 + 1, इसको काटा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो रो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, रो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब सर क्या मुझे हर बार ये -1 की पावर ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। आप लोग पहले से स्टार्ट करो, पहला पॉजिटिव, दूसरे से स्टार्ट करो, दूसरा नेगेटिव, तीसरे से स्टार्ट करो, तीसरा पॉजिटिव। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये ना लिख के आप क्या लिखो, पहला है तो पॉजिटिव होगा, दूसरा है तो नेगेटिव होगा, डायरेक्ट ये मत लिखो। ठीक है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा है तो दोबारा पॉजिटिव। सेकंड से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये कितना होता है, ये 2 1 है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। यहां से स्टार्ट करूंगा, ये क्या है, 3 1, अगर यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट जो है आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा डिटर्मिनेंट। अब अगर आपको समझ आ गया, एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए समझने में। अब देखो, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं देखो एक एक स्टेप करके मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ाऊंगा। मैं पहली सीढ़ी से आपको डायरेक्ट जो है वो 6वीं 7वीं दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पे नहीं कूदवा सकता, आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैंने जो भी डिटर्मिनेंट लिया, मैंने यहाँ पे लिया, क्या इसमें कुछ जीरो था, नहीं था। यहाँ पे मैंने जब आपको बताया, क्या इसमें कोई एलिमेंट जीरो था, नहीं था। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप चाहो तो रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से जा सकते हो। अब आप अपना खुद दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से इस तरीके से जाऊं, कॉलम के तरीके से जाऊं, तो मुझे एक ही बार करना पड़ेगा क्योंकि बाकी दोनों क्या है, जीरो। तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस केस में मैं कहां से जाऊंगा, कॉलम 1 से जाऊंगा। तरीका वही है सेम, जहां मर्जी से जाओ तरीका वही है, लेकिन मेरा अपना दिमाग काम करना चाहिए कि मैं कहां से जाऊंगा, कॉलम 1 से जाऊंगा। तो कॉलम 1 से अगर मैं जाऊंगा तो कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले -1 की पावर, ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, तो -1 की पावर 4 ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो होती है उसको छोड़ दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होता है उसको छोड़ दो, तो बचेगा क्या, -1, 3, 4 और 1। अब आप निकाल लो, -1 की पावर अगर 4 करूंगा तो क्या आएगा, 1। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -1 और माइनस टाइम्स 4 × 3 12, तो कितना आ जाएगा, -13। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। एक चीज़ बताना क्या भूल गया कि यहाँ पे जिस एलिमेंट के अलॉन्ग हम चल रहे हैं, मतलब जिस एलिमेंट के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, वो एलिमेंट भी साथ में हमको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के एक्सपैंड, और थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, और एलिमेंट क्या था यहाँ पे 4, तो मुझे वो 4 भी जो है वो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 भी आएगा, तो 13 × 4 जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, -52। क्योंकि जब हमने पहली एग्जाम्पल की तो यहाँ पे क्या था, A11 A12 था, तो इसीलिए मैंने ये साथ में नहीं लिखा था। और ये क्या आएगा, यहाँ पे ये साथ में आएगा, लेकिन A11 साथ में आएगा, यहाँ पे आपका A12 साथ में आएगा, यहाँ पे आपका A13, ये साथ में एलिमेंट आएगा ही आएगा। जिसके अलॉन्ग हम लोग देख रहे हैं वो आएगा साथ में। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो था यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे 4 अगर मैं लिखता भी तो क्योंकि 0 था साथ में तो क्या हो जाता, 0 ही हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एलिमेंट 1 ही था, तो मल्टीप्लाई करता भी 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन जो एलिमेंट होगा जिसके अलॉन्ग हम चल रहे हैं, तो वो मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा सही से। ठीक है, मेरी गलती थी, उसको मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, कोई मुझे शर्म नहीं है उस बात में कि मैंने मिस कर दिया, मैंने स्किप कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि मैंने आपको बता दिया। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं किस चीज़ से, आपके फीडबैक से। ठीक है, जितना आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना आप मुझे फीडबैक दोगे उस हिसाब से मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो हमेशा देखो जहां पे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हैं उसी रो या फिर उसी कॉलम से स्टार्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया तो आपके लिए मैंने नोट के फॉर्म में भी लिख लिया, ये नोट कर लेना कि इजियर कैलकुलेशन के लिए हमेशा मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ अक्रॉस द रो और कॉलम जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो। सपोज करो यही मेरा मैट्रिक्स था, ठीक है, ये ऊपर वाला। अगर मैं चाहता तो मैं इस हिसाब से भी तो चल सकता था, लेकिन उस हिसाब से मुझे 3 वैल्यू आती, एक इसको भी लेना पड़ता, इसको भी लेना पड़ता, इसको भी लेना पड़ता। लेकिन मैं हमेशा कहाँ से चला, यहाँ से चला। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू लेनी पड़ी, बाकी दोनों क्या थी, 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी सारे तो 0 हो ही जाएंगे। तो इसीलिए मुझे उस हिसाब से चलना है जहाँ पे क्या हो, ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के आपको दिया है, जानबूझ के दिया है। मुझे पता है कि 99% बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करने वाला है। अगर जिसको थोड़ी सी नॉलेज नहीं होगी, थोड़ा सा अगर उसने ऊपर से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 99% गलती करने वाला है। कैसे? सबसे पहले गलती क्या करेगा, पूछा क्या है पहले ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों क्या है, बराबर। अब आधा बच्चा यहाँ पे क्या सोचेगा, इस चीज़ को इस तरीके से सोच लेगा, ये कि ये क्या है, मैट्रिक्स है, इस तरीके से सोच लेगा। और वो क्या करेगा कि 3 जो है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब x जो है वो 2 के बराबर होगा, x जो है वो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से आंसर मार्क करके आ जाएगा, x यहाँ तो 2 हो सकता है या x जो है वो 4 हो सकता है, यहाँ से मार्क करके आ जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत। पहली गलती उसने कहाँ की, पहली गलती उसने ये की कि उसने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट दिया था। आपको क्या मैट्रिक्स दिया था क्या, आपको ऐसे दिया था क्या, ब्रैकेट नहीं दिया था आपको, ब्रैकेट आपको ये सीधे डंडे लगाए थे। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। आपको बोला है डिटर्मिनेंट इक्वल है, ना कि मैट्रिक्स इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल है, मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, ये आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 8 आया, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अब यहाँ पे फिर गलती कि 8 का अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे फिर वही गलती करेंगे कि लिख के आ जाएंगे 2√2। नहीं, जब भी अंडर रूट होता है तो हमारे पास 2 वैल्यू आती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, +-2√2। ठीक है, तो आंसर ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, आंसर बोथ बी एंड सी होगा। इतना समझ में आएगा। सर प्लस माइनस क्यों लगाया हमने, एक वैल्यू क्यों नहीं ली। सपोज करो मेरे पास किसी का स्क्वायर है 4, कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर है 4, तो सर मुझे तो पता चल रहा है कि 2 होगा तभी तो स्क्वायर 4 होगा, तो क्या -2 होगा तभी स्क्वायर 4 नहीं होगा क्या। हाँ सर ये तो पता नहीं था, ये भी 4 होगा। इसका मतलब या तो वैल्यू 2 भी आ सकती है, या तो वैल्यू -2 भी आ सकती है। इसीलिए जब भी मैं इसको लिखता हूँ √4, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ वैल्यू या तो +2 आएगी या -2 आएगी, इसीलिए मैं +-2 लिखता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मुझे +-2√2 लिखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। सबसे पहली गलती मैंने बता दी, कहाँ इसको आप डिटर्मिनेंट कंसीडर करोगे, मैट्रिक्स नहीं करोगे। डिटर्मिनेंट कंसीडर किया तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उन वैल्यूज को कंपेयर करके मेरे पास जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर होगा। आई होप क्लैरिटी आपको हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, आपका मतलब 50 सेकेंड 1 मिनट आपका लूँगा। कोई अगर बोल रहा है, कोई यूट्यूबर, ठीक है, कोई यूट्यूबर या कोई बच्चा या कोई मतलब चाहे बड़ा टीचर भी है, कोई अगर ये चीज़ बोल रहा है कि आपका पेपर जो है वो अगस्त के बाद है, अप्रैल के बाद है, मार्च के बाद है, कुछ भी है, तो उस चीज़ों से आप लोग इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग किससे इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उस वजह से क्या होता है, तैयारी आप अपनी छोड़ देते हो। एग्जाम कल हो, एग्जाम परसों हो, महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, जो बच्चे की कंसिस्टेंसी होगी, क्वालिफाई वही कर पाएगा। ये कड़वा लग सकता है काफ़ी बच्चों को, लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं होगा, जो सोचेगा कि अभी तो पेपर अगस्त में है तो मैं क्या करता हूँ फेब मार्च के आसपास जो है वो तैयारी स्टार्ट करूंगा, वो बच्चा कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। बिल्कुल कड़वा लग सकता है, रूड लग सकता है मेरे मुंह से ये चीज़ें, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल मत हुआ करो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं चाहूँ तो मैं आपको धोखा देके ये बोल सकता हूँ कि मैं 299 का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी इतनी जनता अभी बन चुकी है कि 50 से 100 लोग के आसपास जो है वो मैं आराम से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है। तो मैं आराम से जो है वो 30,000 के आसपास जो है आपसे कमा सकता हूँ। और FA का जो सिलेबस है वो मैं लगभग मतलब 1.5 महीना लगा लो, उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आपका पेड बैच जब होगा रेगुलर क्लासेस चलेंगी, रेगुलर टेस्ट चलेंगे, रेगुलर आपका डाउट सेशंस होंगे। तो महीने 1.5 महीने में मैं सिलेबस खत्म करके 30-35 हज़ार पे अपना आराम से कमा सकता हूं उसमें। लेकिन ये सब के सब मिले होते हैं, सब यूट्यूबर्स मिले होते हैं, आपको सब के सब पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, आगे कोई नहीं लेके जाएगा। तो अगर आपको कोई सपोर्ट इस चीज़ में कर रहा है कि आपको कोई आगे लेके जा रहा है, अगर आपको कोई झूठा भी मोटिवेशन देता है ना, तो आपको इस समय उसी चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी आपको अगर पीछे लेके जा रहा है, कोई भी आपको डिमोटिवेट, आप खुद ही हो सकते हो।
कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप खुद ही अपने आप से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। आपका दिमाग जो है वो खुद ही अपने आप से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ को खुद संभालो, खुद सोचो क्या कर सकते हैं, फिर आप बाद में क्या करते हो, कहीं से सुन के आप आते हो, सर उसने बोला कि सर अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, उसने बोला अगस्त के बाद एग्जाम होगा, सर अब क्या करें, अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे बाद में करें। वो चीज़ें मैं आपको नहीं समझा सकता, वो आपका अपना दिमाग है। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं होगा रेगुलरली स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो कभी भी एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर देयर, बट किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई ऐसे नहीं कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहो अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो। मेरा काम है आपका थोड़ा भी, एक बंदे की भी लाइफ अगर सुधर सकती है मेरे शब्दों से या मेरे पढ़ाने से, तो वो मुझे बहुत अच्छा मतलब लगेगा उस चीज़ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मतलब इसी में नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ 90% कि जो प्रॉपर्टीज तक पढ़ लेगा ना, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तक, तो 90% आपके चांसेस यही हैं कि जेकेएसएस भी जब कोई सवाल पूछेगा तो यहीं से उसका क्लियर हो जाएगा, यहीं से निकल आएगा। तो क्या सर हम आगे नहीं पढ़ने वाले, हम बिल्कुल सारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 90% सवाल जो है वो चांसेस यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तक जितना हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसी से सॉल्व हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका डिटर्मिनेंट नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। पहली प्रॉपर्टी है अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को अब मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी अगर, इफ, अब आगे पॉइंट्स देखना। पहला पॉइंट, अगर क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स, अब मैं लिख लेता हूं, देखो आपको बोल बोल के लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी कब, जब हर एक एलिमेंट या तो किसी रो में किसी कॉलम में जीरो होगा, मतलब कि क्या तो एक पूरी की पूरी रो जीरो होगी या तो एक पूरा का पूरा कॉलम जीरो होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये, अब मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मुझे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं पहली रो से स्टार्ट करूं। मैं क्यों करूंगा पहली रो से स्टार्ट, जब मुझे पता चल रहा है कि सेकंड रो में क्या है, जीरो है। मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था कि हमेशा वहां से स्टार्ट करो जहां पे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा आपको पता है। अब मैंने बताया था आपको कि जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एलिमेंट को भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब ये जीरो आएगा, अगर इसके अलॉन्ग मैं चलूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसके अलॉन्ग चलूँ, तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये जीरो लिखा मैंने, आगे चाहे कुछ भी आए मेरे पास बचेगा 2 3 5 6, लेकिन जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये वाला और ये वाला छोड़ना पड़ेगा, बचेगा क्या 1 6 3 4, लेकिन बाहर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना कि या तो एक रो या तो एक कॉलम जब क्या होता है जीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट ये था कि जीरो हो जाएगी किसकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जब दो रोज या कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। मतलब या तो दो नंबर ऑफ रोज जो है वो आइडेंटिकल होंगी, मतलब सेम एलिमेंट्स होंगे, या दो नंबर ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ पे है ये कॉलम 2 और कॉलम 3 कैसे है, आइडेंटिकल, मतलब 1 1 2 2 3 3। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी होगी इसमें, या फिर ऐसा बोला होगा द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 2 सिमिलर रोज और कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। अगर आप चाहो तो यहाँ से खुद भी कर सकते हो। जैसे देखो पहले एलिमेंट से स्टार्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 4, तो मुझे ये वाली रो छोड़नी है और ये वाला कॉलम छोड़ना है, बाकी क्या बचा ये, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। -1 क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना। तो 1 2 -1 की पावर 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 मतलब -1 इंटू एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है साथ में, तो ये भी आ गया। अब मैं ये छोड़ूंगा और इसके साथ ये छोड़ूंगा, तो यहां से क्या बचा, 5 × 3 15, 7 × 2 14, तो यहां से मेरा आ जाएगा 15 - 14 मतलब 1 आ गया। लिख सकता हूं, ठीक है जी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड से स्टार्ट करो, थर्ड से स्टार्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, दोबारा से +1 आ जाएगा। यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा और ये वाला छोड़ना पड़ेगा। यहां से 5 × 3 15, 7 × 2 14, तो 15 - 14 दोबारा से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से अगर देखो 4 × 0 0, यहां से करो तो -1, यहां से करो तो +1, -1 और +1 कटा तो आंसर कितना आ गया, 0। तो अब यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हो। अब बार बार आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके क्लैरिफाई कर रहा था कि ये होता है ऐसा, ठीक है। तो दो रोज या फिर दो कॉलम जो है अगर आइडेंटिकल होंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मेरी 0 होगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आ गया आपका कि जब दो रोज या फिर कॉलम्स जो हैं वो क्या हो, प्रोपोर्शनल में हो, मतलब प्रोपोर्शन में हो। सर प्रोपोर्शन में का क्या मतलब होगा, जैसे ये 1 है, 1 × 4 करूंगा तो 4। सिमिलरली यहां पे भी मुझे 4 करने पे 8 आ रहा है, यहां पे भी 4 करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रोज, ये दोनों कॉलम्स सॉरी क्या है, आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तब भी मेरे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सपोज करो कि यहां मुझे 12 की जगह क्या हो जाता, 13 हो जाता।
अगर 12 की जगह क्या होता 13 होता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करने पे 4 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 4 करने पे 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 करने पे 13 नहीं आ रहा। तब मैं नहीं बोल सकता था कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब यहाँ पे क्या होता 12 होता। ठीक है, तो सबको क्या है, मल्टीप्लाई 4 करने पे सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में। तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आई होप ये भी आपको क्लैरिटी हुई होगी। अगले डी पे अगर मैं चलूँ, अगर हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको दोबारा से आपका टेस्ट आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अब मुझे ये बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो बता देता हूँ फिर। डायगोनल एलिमेंट 0 होते थे। तो 1 2 3 1 0 3 1 2 1 3 0, ऐसा मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मुझे मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया आपको कि डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके, 0। ठीक है, अब लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में और क्या होता था, क्या ये मैंने सही स्क्यू सिमेट्रिक बनाया? सर बनाया तो सही है आपने, नहीं मैंने सही नहीं बनाया। अभी इसमें और एक चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है, डायगोनल एलिमेंट तो 0 था ही था, लेकिन आपको पता है कि A ट्रांसपोज जो है वो -A के बराबर होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करने पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब ये बना क्या, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको कैसे पहचानना है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो -A के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा है और आपने देख लिया कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसके 0 है, तब भी आपको पता चल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उस केस में भी इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो, अब ये एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक प्रॉपर्टी थी क्या, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। कब 0 आएगी, जब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो देखो मैंने एक ही जगह आपके लिए सारा लिख दिया। देखो अगर मैं फ्री में आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, फ्री बैच में, फ्री क्लास में, तो पेड में कितना कर सकता हूँ, सोचो। ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ। तो यहीं पे आप सुना करो, ध्यान से सपोर्ट किया करो, एटलीस्ट लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 कब होगी, अगर ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम क्या होंगे, 0, या फिर 2 रोज या कॉलम क्या होंगे, आइडेंटिकल, या फिर 2 रोज या कॉलम क्या होंगे, प्रोपोर्शन में, या तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तब ये सारे केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे है प्रॉपर्टी नंबर 2। एक साथ मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आप इसको एज अ नोट फॉर्म में जो है वो नोट करके रखो। ठीक है, इसको नोट फॉर्म में लिख लो, ये आपके काम आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 अब हमारी आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है हमको, कि जो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है वो डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। मतलब क्या हुआ सर, ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब होता है कि रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है ना मैट्रिक्स की। ये तो मैट्रिक्स में चेंज आया, ये किस में चेंज आया, मैट्रिक्स में। लेकिन क्या उसकी वैल्यू में जो एक नंबर एसोसिएट है उसमें चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। आप चाहो तो देखो यहाँ पे आप खुद से इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ले लिया, ऐसा मुझे इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा, 4 पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई, मतलब 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, अगर ये था डेल्टा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 2 और 4। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, दोबारा से 4 × 1 × 4 4 -3 × 2 6। तो क्या आया, डिटर्मिनेंट सेम। इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो सेम रहता है। ठीक है, समझ आया आपको क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, चाहे 2 × 2 हो, चाहे 3 × 3 हो, चाहे 4 × 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलते हैं। समझ अगर आपको आ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक साथ साथ में करते रहो। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है, प्रॉपर्टी 3 कह रही है कि अगर मैं 2 रोज, ठीक है, या फिर 2 कॉलम्स को क्या करूं, इंटरचेंज करूं। ध्यान से वर्ड सुनना, इंटरचेंज करूं। पीछे एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स क्या हो, सेम, या फिर क्या हो, प्रोपोर्शन में। लेकिन यहां पे क्या है, इंटरचेंज। क्या है, इंटरचेंज। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। क्या मतलब हुआ सर, हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए तो मैं बैठा हूं आपको समझाने के लिए। मान लेता हूं मेरे पास एक डिटर्मिनेंट, मुझे इसका निकालना है, 1 2 5 2 3 1
1 3 4 मेरे पास ये है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 10। अब मुझे पता है 10 आएगी, मैं बार बार करके आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। जब मैं इसको किसी रो या कॉलम को क्या करता हूँ, इंटरचेंज मान लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया, ये रो 1 था और ये रो क्या थी, 3। मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा इंटरचेंज, क्या लिखा, इंटरचेंज रो 1 और रो 3। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा 1 3 4 2 3 1, क्योंकि सेकंड वाली तो सेम ही रहेगी, और 1 2 5, मतलब पहली वाली रो जो है वो अब थर्ड में चलेगी और थर्ड वाली कहाँ पे आ गई, 1 में। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -10। तो इसका मतलब ये हुआ, जब दो रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाती है, मतलब वैल्यू वही रहती है लेकिन साइन क्या हो जाता है उसका, नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, बस वैल्यू आपकी सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि अंदर कुछ वैल्यू थोड़ा ना चेंज हुई, अंदर वही 1 3 4 2 3 1 1 2 5 वही है, 1 2 5 2 3 1 1 3 4, अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए साइन का चेंज आ रहा है, वैल्यू वही की वही रहेगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आगे चलते हैं। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रही है, इफ अ रो और कॉलम, एक की बात हो रही है, इफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब किसी रो को या फिर किसी कॉलम को मैं नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी उसी कांस्टेंट से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सर समझा दो, सर हमको समझ नहीं आया। सर जब तक आप समझाते नहीं हो हमको समझ नहीं आता, तो आशा करते हैं आप ये भी समझा दोगे। बिल्कुल समझा देंगे, इसीलिए तो बैठे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो अब मैं बार बार निकालूंगा, तो देखो बार बार वही चीज़ है, ऊपर भी मैंने आपको बताया ये वही चीज़ है, वही मैट्रिक्स मैंने सेम लिया। अब मैं एक मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ जिसका डिटर्मिनेंट कितना है, 10 है। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब सपोज करो मैंने क्या किया, रो 3 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। रो 3 को क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये बन क्या गया, पहले तो ये बताओ, क्या रो 1 चेंज हुई, नहीं सर। क्या रो 2 चेंज हुई, नहीं सर। रो 3 को मल्टीप्लाई किया ना, तो सारी टर्म्स रो 3 की जो है वो 3 से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पहली वाले को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3, दूसरी वाले को मतलब 9, तीसरी वाले को मतलब 12। तो अब इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आने वाला है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। क्यों, क्योंकि मैं 3 से रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी थी। आशा करता हूं ये प्रॉपर्टी भी आपको जो है वो समझ आई होगी। इससे आपको एक और चीज़ पता चली यहाँ पे। सपोज करो ए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक नोट की फॉर्म में रिमार्क लिखो, नोट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो कि अगर ए, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, ऑर्डर क्या है, ऑफ m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n लिख सकते हो। चलो ऐसा रख देता हूँ मैं, n क्रॉस n, क्योंकि जो NCERT पे लिखा होता है ना, मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ आपको वही टर्मिनोलॉजी रहे, क्योंकि जिसने पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज ना हो। तो n क्रॉस n अगर एक ऑर्डर है, तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है p ऑफ a का, p क्या है, p कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, जो इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। और ऑर्डर कितना था इसका, n क्रॉस n था। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p जब बाहर आएगा तो p की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले क्या निकालना था मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ p की पावर a, p इंटू a निकालना था। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, p आ जाएगा बाहर, जितने का मैट्रिक्स है उसकी पावर हो जाएगी उतनी, और a का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सर इसकी कोई एग्जांपल बता दो, हमको समझ तो सही तरीके से आया नहीं। जब आप एग्जाम्पल दोगे तो सर हमको श्योरली वो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दो, ध्यान से सुनो। देखो एग्जाम्पल मैंने दे दी कि अगर मेरे पास ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो हमें निकालना क्या है, 2a का डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है, ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो जब भी कोई नॉन जीरो कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो जब वो बाहर आएगा, पहली बात तो वो बाहर आएगा, तो हर एक ऑप्शन में वो तो बाहर ही है। इसमें तो डिटर्मिनेंट है, इसमें तो 2 है ही नहीं, वो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो गया। अब जब भी वो बाहर आएगा, अपने साथ कौन सी पावर लेके आएगा, जितने का मैट्रिक्स है, जितने का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। तो जब भी वो बाहर आएगा, अपने साथ कौन सी पावर लेके आएगा, 3 पावर लेके आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत बार पूछा जाएगा, आपको बहुत बार पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, प्रॉपर्टीज आपको समझ आए होंगे। ऑल्दो आगे भी 1-2 प्रॉपर्टीज है, वो करके फिर हम आगे अपना बढ़ते हैं। सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है एक, ठीक है, ऐसा मैट्रिसेस है जिसमें पहली रो या दूसरी रो या तीसरी रो या फिर कोई भी टर्म ऐसी है जो कि सम ऑफ 2 टर्म्स है, ठीक है। कोई भी टर्म ऐसी है जो कि सम ऑफ 2 टर्म्स है, और इसको मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक्स पता ही नहीं है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा।
ठीक है, वाई मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे ऐड करूंगा, जेड मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे ऐड करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो दो डिटर्मिनेंट्स का सम। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट का सम कैसे, पहले तो ये देखो कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कुछ चेंजेस हैं, तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा। अब फर्स्ट कॉलम को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं, पहले में 1 2 और 1 लिख सकता हूं, प्लस दूसरे में मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई और जी, बाकी सेकंड कॉलम मेरा वैसा का वैसा, थर्ड कॉलम मेरा वैसा का वैसा। इसका मतलब एक को मैं डिवाइड करके दो में लिख सकता हूं ऐसे करके, अगर कोई रो या फिर कॉलम अगर मेरा क्या है, दो टर्म्स का सम है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इससे भी निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करोगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो, अभी मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, उसका ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूं कि उस पॉइंट को, वो पॉइंट भी है, उसके साथ एक और पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं। अगर तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है, जैसे वो मैंने मैट्रिक्स लिया था उसका ऑर्डर था 3x3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो मतलब ऑड है। अगर ऑड नंबर ऑफ रोज हैं तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ रोज हैं तो क्या होगा सर, अगर जो है इवन नंबर ऑफ रोज है, मान लो 4x4 है और 2x2 है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा कुछ भी। तो अगली बार अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखो तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसकी ऑड नंबर ऑफ रोज हैं या फिर इवन नंबर ऑफ रोज हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ रोज हैं तो आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यही पॉइंट होते हैं, ऐसे ही पॉइंट होते हैं जिसमें एग्जाम में मतलब वो किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो सबने पढ़ा होता है, ये ऑर्डर नंबर नहीं पढ़ा होता, सबने ये पढ़ा होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। लेकिन यहाँ नॉलेज कम होती है थोड़ी सी कि ऑर्डर अगर रोज अगर ऑड हो तो 0 होता है, रोज अगर इवन होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, अगर आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाए कि मतलब 4 5 6 और 7 ऐसे ऑप्शन है, और ऊपर आपको पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 है, चाहे 4x4 है, चाहे 6x6 है, ऐसे का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 4 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें से एक ही ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप लोग क्या है प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग निकाल सकते हो। एक और लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर है। अब आपको पता होगा कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ। या तो अपर ट्रायंगुलर है या तो लोअर ट्रायंगुलर है। तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, मैट्रिक्स का नाम मैं चलो ए ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला सर, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो उसके लिए समझाने के लिए हम रेडी हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स है, ये है 4, ये है 3, ये है 1, ये है 0 5 2 और यहाँ पे है 0 0 और 3। अब मुझे बताओ, ये मेन डायगोनल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मेन डायगोनल है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोले आप। इसका मतलब मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या हैं 0। इसका मतलब सर ये अपर ट्रायंगुलर है। बिल्कुल सही बोले सर आप। अब अपर ट्रायंगुलर है तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बाकियों को मुझे देखना ही नहीं है, इन चीज़ों को मुझे देखना ही नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ट्रायंगुलर दिख गया। ट्रायंगुलर मतलब या तो अपर हो लोअर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना नहीं है, डायरेक्ट मुझे इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। 4 × 5 20, 20 × 3 कितना हो गया 60। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इतना आपको समझ आ चुका होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। किस तरह से पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो है डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पे सॉल्व करने लगेगा, लेकिन सॉल्व करने से आपका जल्दी कहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट सॉल्व करोगे तब भी 60 ही आएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा। इतना समझ आ गया, एक बार मैं प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिवाइज कर दूं क्या, आपके लिए ही। अगर आपको रिवाइज नहीं करनी आप स्किप कर सकते हो। देखो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो है दोबारा आपके लिए एक जगह लिख ली है, तो मेहनत आप देख लो, मर्जी आपकी है, पढ़ना है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ना है तो भी ठीक है, कोई मतलब मैं आपको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। पहली प्रॉपर्टी, तो वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट की 0 होगी कब, जब सारे के सारे एलिमेंट या किसी रो में किसी कॉलम में 0 होंगे, या तो 2 रोज या कॉलम क्या होंगे आइडेंटिकल, या तो 2 रोज या कॉलम क्या होंगे प्रोपोर्शनल, या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा लेकिन कौन सा, ऑड नंबर ऑफ रोज का। इवन का होगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सिंगल मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम।
ठीक है। ट्रांसपोज होता क्या है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा आपस में तो उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन से चेंज होगी सिर्फ। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूं नॉन जीरो कांस्टेंट से तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। फिफ्थ मैंने बोला अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको सम ऑफ टू नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको मैं अकेले अकेले रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पहले पहला नंबर, दूसरा सम ऑफ दो मैट्रिक्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आपको 6 मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ रोज होंगे तो डिटर्मिनेंट जीरो होगी, अगर इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे रोज होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर उसका आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट है अगर मैट्रिक्स आपके पास ट्रायंगुलर है, मतलब या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उसके डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो है ये समझ आया होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो लोग पहली बार मतलब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, जो बहुत देर पहले पढ़ा था, कभी सुना था कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होता है कुछ, लेकिन उनको पता नहीं है क्या होता है, तो उनके लिए क्या है, उस लेक्चर को 2 बार कम से कम देखें। देखो आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जितना इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा उतना ही मेरा भी कम होता जाएगा, क्योंकि मुझे कोई इसमें से मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा, मुझे आपका ट्रस्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें फिर वो मुझे मेरे लिए भी कंटिन्यू करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो दे नहीं रहे हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है दे नहीं रहे हो, मैं मांगूंगा तो दे भी दोगे, क्योंकि आपको पढ़ाना मेरा अभी पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं मांगूंगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग सपोर्ट करो। पहली बार जो देखने वाले हैं एटलीस्ट 2 बार लेक्चर को देखो, अपने नोट्स जो है पेन और कॉपी में आपको, एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि पेन और कॉपी अपने साथ में रखो, और प्लीज़ करके बोलता हूँ कि प्लीज़ अपनी पेन और कॉपी जो है वो साथ में रखा करो, आप ही का उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आपको वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो डाउट, जो भी अपना होता है, कुछ भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपका आंसर जो है वो कर दूंगा। बाकी आप हमारे साथ अगर किसी और का भी पढ़ना चाहते हो तो आपको पता है कि सीसेट आपको मिल जाएगा, PYQ JKSB के मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट की आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएगी, आपको जूनियर असिस्टेंट के PYQs मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मैथ्स के PYQs मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ मिलेगा। JKSB के जितने भी पेपर्स हैं वो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, साथ साथ में हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। मैथ्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फा वाले हैं उनके सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स वाले हैं उनके सिलेबस में ये सारा कुछ है, तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर किया करो, क्योंकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आज के लिए इतना रखेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना सपोर्ट जो है लाइक शेयर वीडियो को करते रहना, अपना सपोर्ट दिखाते रहना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।